बैंकिंग एंड फाइनेंस एक ग्रेट कैरियर की बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और खास बात यह है कि आप साइंस ग्रेजुएट हो, आर्ट ग्रेजुएट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आपने बीटेक किया, आपने एमबीए किया है, सबके लिए यहाँ पे बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है एक एक्सीलेंट कैरियर बिल्ड करने की। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ एक और गवर्नमेंट जॉब है और दूसरी साइड में प्राइवेट सेक्टर जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। दोनों में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कितना बड़ा ये सेगमेंट है, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एंड दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग योर करियर, इन सेलेक्टिंग द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है। मैं यहाँ पर जो बहुत सारी बातें बताता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज आई हैव वर्कड इन बोथ पब्लिक सेक्टर एंड इन प्राइवेट सेक्टर। पहले हम पूरे बैंकिंग एंड फाइनेंस स्पेस को बैंकिंग और नॉन बैंकिंग में डिवाइड कर लेते हैं। और बैंकिंग को समझना है तो 3 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और जो नए आए हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। फॉरेन बैंक्स को मैं साइड रख रहा हूँ, स्मॉल कंट्रीब्यूटर है, बट दीज आर आल्सो गुड फॉर बिल्डिंग योर करियर। टोटल बैंकिंग सेक्टर अगर देखेंगे, पब्लिक सेक्टर जिसमें आज की डेट में 12 बैंक आते हैं क्योंकि बहुत सारे बैंकों का मर्जर हो गया। जब देश आजाद हुआ था उस समय सारे बैंक प्राइवेटाइज होते थे। 1955 में पहला बैंक कौन सा हुआ सरकारी? SBI, यू नो दैट। और उसके बाद में 1969 और 1980 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट बैंकों को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बना लिया। और 19 के लिबरलाइजेशन के बाद जब देश में आर्थिक उदारीकरण हुआ, जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर होते थे और नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री होते थे, उसके बाद नए बैंकों के लाइसेंस दिए गए, नए प्राइवेट सेक्टर बैंक। उस समय के नए बैंक जो आज बड़े बैंक बन गए हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और बाद में यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बंधन बैंक, IDFC बैंक आए। ये तो है नए जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक। और उससे पहले ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हैं, जैसे कि धनलक्ष्मी बैंक, करूर वैश्य बैंक, फेडरल बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक, आज जो नंबर है वो है 21। तीसरा, 2016 में आरबीआई ने सोचा हमारे देश के लिए, जब डॉक्टर रघुराम राजन गवर्नर थे आरबीआई के, उन्होंने बोला हमारे देश के लिए डिफरेंशिएटेड बैंक्स की जरूरत है। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक का सिस्टम आया। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये रूरल रीच में फाइनेंशियल इंक्लूजन के एजेंडा को देश के कोने कोने में पहुंचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में हमारे देश में है 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक। थोड़ा सा अगर आप इस डेटा पर नजर डालेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास जो पूरा डिपॉजिट है, पूरा बैंकिंग सिस्टम में जो डिपॉजिट है, उसका करीब 57% डिपॉजिट है पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास। पब्लिक सेक्टर बैंकों में ट्रस्ट है जनता का भी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी इक्वल ट्रस्ट है, बिकॉज ऑल बैंक्स आर आरबीआई लाइसेंस्ड। ये एक खास बात है समझने की। देश में आजादी के बाद किसी भी बैंक में किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं डूबा है। आपको शायद पता होगा, बैंक डिपॉजिट जो है DICC से, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से इंश्योर्ड भी रहता है, जो एक आरबीआई की ही होली ओन सब्सिडियरी है। ये जो बैंकिंग सिस्टम है, इसमें दूसरे इंपॉर्टेंट हो गए प्राइवेट सेक्टर बैंक, 29% ऑफ द डिपॉजिट। और उसके बाद आ गए आपके फॉरेन बैंक, जिनके पास करीब 8.5 लाख करोड़ है, और रीजनल रूरल बैंक 5.6 लाख करोड़ का डिपॉजिट है। कोऑपरेटिव बैंक भी है, बट कोऑपरेटिव बैंक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे हैं, तो इनको मैं आपके कैरियर पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट अबाउट 6% ऑफ द टोटल डिपॉजिट। समरी ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक आज भी डोमिनेट करते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। आप ये देखिए, पिछले 20 सालों से यही रही है। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंकों का ग्राफ आपको ग्रोथ में ज्यादा मिलेगा, एनपीए में कम मिलेगा। ये एफिशिएंसी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉन बैंकिंग स्पेस। ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो नॉन बैंकिंग स्पेस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस इन ओवरऑल एसेट्स में, वो 44% से बढ़ के 49% हो गया ग्लोबल लेवल पे। और एनबीएफसी सेक्टर्स में ग्रोथ का मुख्य कारण क्या है? उनका स्पेशलाइजेशन, आई वुड से सुपर स्पेशलाइजेशन। अगर आप देखें, इंडिया में भी हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, मॉर्टगेज लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, पीयर टू पीयर लेंडिंग, अलग अलग टाइप की एनबीएफसीज नो की बहुत अच्छी क्रेडिट की बुक बिल्डिंग कर रही हैं, बट देश की इकोनॉमी में, जीडीपी के ग्रोथ में भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे देश में 9,506 एनबीएफसीज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसमें से जो सिग्निफिकेंट है वो पहली 50-100 है। आरबीआई ने एक लिस्ट बनाई अपर लेयर एनबीएफसीज की, टॉप 16 एनबीएफसीज को इसमें रखा हुआ है।
अगर आप इसमें टॉप में जो देखेंगे जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनकी तो बुक जो है, इनकी जो लोन बुक है वो कई सारे बैंकों से बहुत बड़ी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 2,45,000 करोड़ की लोन बुक है, बजाज फिनसर्व की 1,44,000 करोड़ की लोन बुक है, जबकि बंधन बैंक 93,000 करोड़, RBL बैंक 60,000 करोड़ और BCB बैंक 29,000 करोड़ की लोन बुक पर है। NBFC सेक्टर, when we are talking about banking and finance sector, NBFC सेक्टर को आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि एक ये अपने आप में बहुत बड़ा है जो मैंने नंबर आपको बताया, दूसरा ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंकिंग ग्रो कर रहा है, ओवरऑल फाइनेंस सेक्टर में NBFC सेक्टर ग्रो कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो NBFC सेक्टर का टोटल लोन बुक है करीब 25 लाख करोड़, और कंपेयर कीजिए टोटल बैंकिंग सेक्टर का बुक है 1 करोड़ 22 लाख करोड़। तो NBFC सेक्टर करीब करीब 1/5 ऑफ द लोन बुक रख रहा है वो बैंकिंग सेक्टर के 1/5वां हिस्सा, और तेजी से ग्रो कर रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, ये लोन आपके पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल लोन, व्हीकल लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट इत्यादि में है। ये तो था बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आपके लिए क्या, जॉब की बात जहां तक आती है, मैंने कंपेयर किया प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब को। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पब्लिक सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज है और प्राइवेट सेक्टर में भी, और सारे ही ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग अलग है। पहली बात करूंगा सैलरी एंड पर्क्स की। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट में एक तो स्टार्टिंग सैलरी और आगे भी जैसे जैसे आप प्रमोशन लेंगे सैलरी सेम होती है, पर्क्स सबके सेम होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में वेरी करती है। प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टिंग सैलरी कम हो सकती है अनलेस आप बहुत टॉप कॉलेज से ग्रेजुएशन लेके वहां पे जा रहे हैं अच्छे लेवल पे, जैसे टॉप क्लास MBA हैं, IIT, IIMs के लोग हैं, उनको तो स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन जो लोग कम सैलरी से भी शुरुआत करते हैं उनकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो पाती है जब वो परफॉर्म करते चले जाते हैं। बट जॉब का मायना तो केवल सैलरी नहीं है, सबके लिए जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क प्रोफाइल आपको क्या मिलेगा पब्लिक सेक्टर में थोड़ा डिपेंड करता है। बिकॉज नॉर्मली आप एक जर्नलिस्ट के रूप में ज्वाइन करते हैं बैंक PO, और आपको अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो क्रेडिट हो, ऑपरेशंस हो, फॉरेक्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी परफॉर्मेंस, ब्रांच, पोस्टिंग, रीजनल ऑफिस वगैरह पे डिपेंड करता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में आप नॉर्मली एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में आप स्विच कर सकते हैं जब आपको इंटरनल वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन डेवलप होता है। इवन प्राइवेट सेक्टर में लोग जॉब स्विच करते हैं। अगर आज आप HDFC बैंक ज्वाइन कर रहे हो, कल को आप ICICI बैंक जा सकते हो, एक्सिस बैंक जा सकते हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, सिटी बैंक जा सकते हो। बट नॉर्मली आप उस डिपार्टमेंट में जहां आप स्पेशली डेवलप करते हो उसी में आप जॉब चेंज करते हैं। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी पब्लिक सेक्टर में रिटन एग्जाम होता है, सीनियरिटी को काउंट किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में देखिए, न तो सिलेक्शन का टाइम में कोई रिटन एग्जाम होगा, तो आगे सिलेक्शन के लिए इट इज योर परफॉर्मेंस इंटरव्यूज, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत करनी पड़ेगी और आगे प्रमोशंस के लिए आपकी परफॉर्मेंस ही मैटर करती है। जहां तक बात है वर्क प्रेशर की, देखिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक स्टेट कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर में वर्क प्रेशर है, पब्लिक सेक्टर में भी है। ये ज्यादा डिपेंड किस पे करता है, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है, किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो। आप अपना काम कीजिए, टारगेट होंगे तो प्रेशर ज्यादा हो सकता है, टारगेट नहीं होंगे तो प्रेशर कम हो सकता है। तो मैं बोलूंगा प्रेशर के मामले में दोनों में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन RTI के अंदर में आती है, कोई भी पब्लिक का व्यक्ति आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि काम सही करने के साथ साथ सही दिखाना भी होता है। प्राइवेट सेक्टर में डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, लेकिन बैंक क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट रखते हैं, इसलिए वहाँ पे हर काम को बहुत तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी करना पड़ता है। आप रिसेंटली सुन ही रहे होंगे झंझा खोचर वाला केस की सिनियर बैंकर्स पे गवर्नमेंट की ओर से जांच कहीं भी हो सकती है। जहां तक बात है रिस्क की, तो सरकारी नौकरी, पब्लिक सेक्टर बैंक की नौकरी में रिस्क तो कम है, क्योंकि वो अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर है। लेकिन प्राइवेट में भी बैंक जो है बहुत रेगुलेटेड एंटिटी है। जब वो सिलेक्शन करते हैं, जब आपको जॉब पे लेते हैं, तभी भी पूरे सिस्टम प्रोसेस में छान लिया जाता है। उनको बहुत सारी RBI की गाइडलाइन फॉलो करनी होती है रिस्क मैनेजमेंट की। ऐसे ही हायरिंग या ऐसे ही फायरिंग नहीं होती है। और खासकर जो लोग टैलेंटेड हैं उनको तो दूसरी जगह भी जॉब मिल जाएगी, उनको बहुत करियर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब आराम से चली जाएगी।
आप अपना नोटिस पीरियड सर्व कीजिए और जाइए। ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो जो मैंने वर्क प्रेशर बोला था, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप कहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, आपको कहाँ कैसी टीम मिलती है। मेरा एक्सपीरियंस पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट टू द कॉन्ट्ररी ओपिनियन, मैंने जितने लेट आवर्स तक आरबीआई में बैठ के काम किया है, उतने लेट आवर्स तक यस बैंक में शायद ही कभी किया होगा। बट मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यस बैंक में ज्यादा थी क्योंकि मैं वहां सीनियर लेवल पे आ गया था। कौन सा अच्छा है ये डिपेंड करेगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और आप लाइफ में आज किस स्टेज पर हैं, आप क्या पा सकते हैं, आपका टैलेंट कहाँ फिट बैठता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आपको और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे और हर प्रश्न को मैं इस छोटे वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता। अगर आपको अपने प्रोफाइल, अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपेक्टेशंस, सैलरी, वर्क प्रोफाइल, ट्रांसफर, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सब पे और बातें करनी है तो आप मेरे साथ एक सेमिनार ज्वाइन कीजिए जिसमें हम डिटेल में ये डिस्कशन कर पाएंगे। आपके क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर पाऊंगा। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज शेयर दिस। ये बहुत सारे उन स्टूडेंट को मदद कर सकता है जिन्हें शायद जॉब्स की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलें।